नमस्कार दोस्तों, कोटा कैरियर पेश आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं ओम प्रकाश जांदू। हम आगे की श्रृंखला में बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे गौण जनजाति, और हमने गौण जनजाति में क्या क्या पढ़ लिया था। हमने गौण जनजाति में एक तो पढ़ लिया था उसका निवास क्षेत्र, एक पढ़ लिया था आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप में हमने पढ़ा था एक तो पढ़ा था भोजन, आखेट और भोजन दो पढ़े थे। निवास आर्थिक क्रियाकलाप में आखेट पढ़ लिया था, भोजन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे वस्त्र व आभूषण। वस्त्र व आभूषण। तो अब देखो, गौण जनजाति में कौन कौन से वस्त्र होते हैं। गौण जनजाति में कौन कौन से वस्त्र होते हैं, वे कौन कौन से आभूषण होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां गौण जनजाति निवास करती है वहां का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री 35 से 40 डिग्री के बीच रहता है। तो गर्मी ज्यादा रहती है, गर्मी तो रहती है। तो जहां गर्मी ज्यादा है तो इसका मतलब है इनके जो वस्त्र होते हैं वो सूती वस्त्र होते हैं। इनके जो वस्त्र होते हैं वो वस्त्र कैसे होते हैं, सूती वस्त्र होते हैं। अर्थात गौण जनजाति में कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, तो गौण जनजाति में सूती वस्त्र पहने जाते हैं। आगे बात समझ में। पुरुष क्या पहनता है, पुरुष धोती पहनता है। पुरुष क्या पहनता है, धोती पहनता है। स्त्रियां क्या पहनती है, तो स्त्रियां साड़ी पहनती है। स्त्रियां साड़ी पहनती है। मैं आपको बता देता हूं, जो गौण जनजाति है इनके मुख्य जो वस्त्र है वो वस्त्र होते हैं सूती वस्त्र। सूती वस्त्र इसलिए होते हैं क्योंकि जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहां का टेम्परेचर 40 डिग्री है। हमारे यहाँ का टेम्परेचर लगभग औसत 40 डिग्री रहता है। तो बताओ हम गर्मी में कौन से वस्त्र पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं। कौन से वस्त्र पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं। तो यहाँ के जो मुख्य वस्त्र है गौण जनजाति के वो है सूती वस्त्र। पुरुष क्या पहनता है, धोती। स्त्रियां क्या पहनती है, साड़ी। अब देखो, जो हमारे यहाँ स्त्रियां वस्त्र पहनती है ना, वो स्त्रियां गौण जनजाति की स्त्रियां वस्त्र पहनती है। जो हमारे स्त्रियां वस्त्र पहनती है वो स्त्रियां गौण जनजाति की स्त्रियां है वो वस्त्र पहनती है। आगे देखो, पुरुष और स्त्री दोनों, पुरुष व महिलाएं, कौन सी, गौण जनजाति के पुरुष और गौण जनजाति की महिलाएं, ये दोनों ही किससे बने आभूषण पहनते हैं, तो ये दोनों एल्यूमिनियम से बने आभूषण पहनते हैं। किससे निर्मित, एल्यूमिनियम से निर्मित। जैसे हम सोने और चांदी पहनते हैं ना, सोना और चांदी, वैसे ही जो यहाँ की स्त्रियां और पुरुष होते हैं वो क्या पहनते हैं, वो एल्यूमिनियम से बने हुए आभूषण पहनते हैं। किससे बने हुए, एल्यूमिनियम से बने हुए आभूषण पहनते हैं। आपको ये बात समझ में आई, किससे बने हुए, एल्यूमिनियम से बने हुए आभूषण पहनते हैं। कौन, गौण जनजाति के पुरुष, गौण जनजाति की महिला। अब जो गौण जनजाति की महिलाएं होती है, गौण जनजाति की महिलाएं होती है वो क्या पहनती है, एक तो रंग बिरंगी चूड़ियां पहनती है। रंग बिरंगी क्या पहनती है, चूड़ियां पहनती है। रंग बिरंगी क्या पहनती है, चूड़ियां पहनती है। जो गौण जनजाति की महिलाएं होती है वो महिलाएं क्या पहनती है, एक तो रंग बिरंगी चूड़ियां पहनती है। रंग बिरंगी चूड़ियां पहनती है। एक, जैसे आपने कहीं देखा होगा, मनके का मतलब होता है मोती। मनके का मतलब क्या होता है, मोती। मोती से बनी माला पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, मोती से बनी माला पहनते हैं कि नहीं पहनते। जैसे हमारे यहाँ पहनते हैं चेन, सोने की चेन पहनते हैं ना, वैसे ही मोतियों से बनी माला भी पहनते हैं लोग। मोतियों से बनी माला भी पहनते हैं। तो यहाँ की जो महिलाएं होती है वो काले मनकों या काले मोतियों से निर्मित, काले मनकों, मनकों का मतलब होता है मोती, तो काले मोतियों से निर्मित यानी मनके का मतलब होता है मोती। तो काले मनकों से निर्मित हार या वो मोतियों का मतलब माला पहनती है, या वो हार या मोतियों की माला पहनती है। कौन पहनती है, गौण जनजाति की महिलाएं। गौण जनजाति की महिलाएं क्या पहनती है, तो गौण जनजाति की महिलाएं मोतियों से बने हुए हार या मोतियों से बनी हुई माला पहनती है। उनका कलर कैसा होता है, तो उनका कलर होता है काला। उन मनकों का कलर कैसा होता है, तो उन मनकों का कलर होता है काला। आगे बात समझ में।
तो आपसे देख लो, पूछ ले गौण जनजाति के वस्त्र, तो आप क्या बताओगे? सूती वस्त्र पहनते हैं, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो। पुरुष धोती पहनता है, स्त्रियां साड़ियां पहनती है, अर्थात हमारे जो स्त्रियां वस्त्र पहनती है वो कि वही वहां की स्त्रियां पहनती है। और हमारे पुरुष भी आपको पता हो तो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो धोती पहनते हैं, तो वो गौण जनजाति के लोग भी धोती पहनते हैं। पुरुष और स्त्रियां दोनों एल्यूमिनियम से निर्मित आभूषण पहनते हैं। किससे निर्मित? एल्यूमिनियम से निर्मित आभूषण पहनते हैं। एल्यूमिनियम से निर्मित क्या पहनते हैं? आभूषण पहनते हैं। एल्यूमिनियम से निर्मित क्या पहनते हैं? आभूषण पहनते हैं गौण जनजाति। जो महिला होती है वो रंग बिरंगी चूड़ियां पहनती है हाथों में। काले मनकों से या काले मोतियों से निर्मित, काले मनकों से या काले मोतियों से निर्मित हार या चेन पहनती है। आगे बात में, जो स्त्रियां होती है गौण जनजाति की, वो बांस से बने कंगे रखती है। बांस से बने कंगे रखती है। किससे बने? बांस से बने जो कंगे होते हैं ना, वो कंगे रखती है। और कितने रखती है? लगभग आधा दर्जन रखती है। कितना? आधा दर्जन। आधा दर्जन रखती है। कहाँ रखती है? जो बाड़ों का झुंड होता है ना पीछे बना हुआ, उसमें रखती है। तो बांस से बने हुए कंगे रखती है। किससे निर्मित? बांस से निर्मित। कितने रखती है? तो आधा दर्जन रखती है। कहाँ रखती है? तो बाड़ों के झुंड में रखती है। बाड़ों के झुंड में रखती है। आगे बात सुनने, इसके आगे देखो, जो स्त्रियां होती है वो गोदना खुदवाती है। गोदना खुदवाती है। गोदना मतलब है टेटू बनवाती है। क्या बनवाती है? टेटू बनवाती है। तो अब आगे देखो, वापिस देखो, गौण जनजाति। गौण जनजाति में जो वस्त्र होते हैं वो सूती वस्त्र होते हैं। सूती वस्त्र इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ टेम्परेचर आपकी पुस्तक में 40 दे रखा है, लेकिन 40 से अधिक भी रहता है, कभी कम भी रहता है। तो औसत 35 से 40 डिग्री रहता है, इसलिए यहाँ के लोग सूती वस्त्र पहनते हैं। और जो पुरुष होता है वो सूती वस्त्र में धोती पहनता है। जो स्त्रियां होती है वो साड़ी पहनती है। अर्थात हमारे जो बूढ़े व्यक्ति धोती पहनते हैं वो के वो गौण जनजाति के लोग धोती पहनते हैं। और जो स्त्रियां होती है वो साड़ियां पहनती है। हमारे लेडीज भी यहाँ साड़ियां पहनती है। पुरुष और महिलाएं दोनों एल्यूमिनियम से बने हुए आभूषण पहनती है। किससे बने हुए? जो स्त्री और पुरुष दोनों है गौण जनजाति में, वो एल्यूमिनियम से बने आभूषण पहनती है या पहनते हैं। जो गौण जनजाति की महिलाएं होती है वो रंग बिरंगी चूड़ियां पहनती है। क्या पहनती है? रंग बिरंगी चूड़ियां। काले मनकों से निर्मित या काले मोतियों से निर्मित हार पहनती है। और बांस से बने हुए कंगे पहनती है। बांस से बने हुए कंगे रखती है। कहाँ रखती है? बालों के झुंड में। बाड़ों के झुंड में। अर्थात बांस से बने हुए कंगे, यानी वो निर्मित किससे होते हैं? बांस से होते हैं। कंगे रखती है, आधा दर्जन रखती है। कहाँ रखती है? सिर में। अर्थात जो यहाँ का झुंड होता है ना, वहां रखती है। और जो महिलाएं होती है वो गोदना खुदवाती है, अर्थात टेटू बनवाती है। ये वस्त्र और आभूषण है इनके। अब आगे देखो, निवास करें। निवास गृह। निवास गृह में क्या क्या इनके? तो वो जो गौण जनजाति का निवास गृह होता है वो या तो नंगला या पल्ली होते हैं। मैं दोनों में बता दूंगा क्या होता है। जो गौण जनजाति के निवास क्षेत्र होते हैं वो नंगले या पल्ली होते हैं। एक ही बस्ती में होता है, वो भी बता दूंगा क्या होता है। एक ही बस्ती में होता है। एक ही बस्ती में होता है। आगे बात में, अगर मकान बनाना है इनको, अगर ये मकान बनाना चाहते हैं तो उससे पहले ये मूर्त निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मूर्त निकलवाते हैं या मूर्त निकालते हैं। इनके जो मकान होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो ईंट से, सॉरी मिट्टी से। मिट्टी से वैसे ईंटें ही बनती हैं, मिट्टी से या घास फूस से। मकान का मूर्त निकलवाते हैं और जो मकान बनाते हैं वो मिट्टी या घास फूस से बनाते हैं। मकान बनाने से पहले वहां बलि देते हैं। वहां क्या देते हैं? बलि। वो भी किसकी? मुर्गे की या बत्तख की। मैंने आपको पहले बताया था ये।
मुर्गे या बतख की बलि देते हैं। नंगले पल्ली होते हैं, एक ही बस्ती में होता है। मकान बनाने से पहले मूर्त निकलवाते हैं। मकान मिट्टी घास फूस से बना होता है। बलि किसकी देते हैं? मुर्गे की देते हैं या बतख की देते हैं। मकान में क्या क्या होता है? मकान में एक तो होता है बरामदा, एक होता है इनका कमरा, एक होता है इनका पूजाघर, इत्यादि होते हैं। आगे बात सुन, अब मैं आपको समझा देता हूं। नंगले या पल्ली क्या? नंगले या पल्ली का मतलब ये होता है जैसे एक डाणी यहाँ बनी हुई है, एक डाणी यहाँ बनी हुई है, एक डाणी यहाँ बनी हुई है, एक डाणी यहाँ, एक डाणी यहाँ, एक डाणी यहाँ। ये डाणियां दूर दूर देखो, दूर दूर है कि नहीं है, लेकिन ये एक ही बस्ती में होते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये कोई गांव है, मान लो उसके बाद 6 डाणियां बनी हुई है, एक बात मान लो दूर दूर बनी हुई है, और उस डाणी का नाम रखते हैं फलाना की डाणी या फलानी डाणी। फलाना की डाणी या फलानी डाणी रखते ही नहीं रखते, जबकि इस डाणी का नाम एक ही होगा। इस डाणी का नाम क्या होगा? एक ही होगा। भले ही ये दूर दूर है, चित्री बित्री है, भले ही ये दूर दूर है या चित्री बित्री है, लेकिन इन डाणी का नाम एक ही होगा। इस डाणी का नाम एक ही होगा। जैसे फलाना की डाणी या उसकी डाणी ऐसे कहते हैं ना, मान लो ये। तो नंगले या पल्ली का मतलब होता है कि आवास होते तो दूर दूर है, आवास होते तो दूर दूर है, लेकिन वो एक ही बस्ती में बसे होते हैं, एक ही बस्ती में बसे होते हैं। आगे बात सुनने, एक ही बस्ती में बसे होते हैं। आगे बात सुनने नहीं आई कि यानी जैसे मान लो वो आवासें दूर दूर है, लेकिन वो एक ही बस्ती में आता है, तो उस डाणी का नाम एक ही होगा। तो नंगले या पल्ली का मतलब होता है मकान चित्रे बितरे होते हैं, लेकिन वो बस्ती में एक में ही बसे होते हैं। मकान बनाने से लोग ये पहले मूर्त निकालते हैं। मकान बनाने से ये लोग पहले क्या निकालते हैं? मूर्त निकालते हैं। और मूर्त निकालने से पहले ये मुर्गे और बतख की बलि देते हैं। जैसे मूर्त निकलवा लिया कि आज मकान बनाना है, तो उस मकान को बनाने से पहले ये मुर्गे या बतख की बलि देते हैं। किसकी? मुर्गे या बतख की बलि देते हैं। और जो इनका मकान होता है वो मिट्टी घास फूस से बना होता है, मिट्टी या घास फूस से बना होता है। और इनके मकान में बरामदा होता है, कमरा होता है, पूजाघर होता है, रसोई भी होती है, रसोई भी होती है। तो ये है इनका निवास करें। तो अब आपसे प्रश्न क्या पूछेंगे? प्रश्न ये पूछेंगे, मैं लास्ट में बता दूंगा किस प्रकार का इस पाठ में से प्रश्न आएगा। तो निवास करे कैसे? नंगले या पल्ली अर्थात दूर दूर या चित्रे बितरे होते हैं, एक ही बस्ती में होते हैं, मकान का मूर्त निकलवाते हैं या उत्सव मनाते हैं, मिट्टी या घास फूस से मकान बना होता है, बलि देते हैं किसकी? मुर्गे की या बतख की। मकान में क्या क्या होता है? बरामदा होता है, कमरा होता है और पूजाघर होता है। आगे बात सुनना। इसके बाद आते हैं औजार और बर्तन। इसके बाद क्या आते हैं? औजार और बर्तन। जो इनके औजार होते हैं वो साधारण होते हैं। औजार कैसे होते हैं? इनके जो औजार होते हैं वो साधारण होते हैं। इनके औजारों का निर्माण कौन करता है? तो स्थानीय कारीगर करता है। इनके औजारों का निर्माण कौन करता है? तो स्थानीय कारीगर करता है। आगे बात सुनना। तो इनके औजार कौन कौन से हैं? तो दत्ताली, फावड़ा, खुरपी, तीर की नोक। आगे बात सुनने। गौड़ जनजाति के औजार और बर्तन। जो औजार होते हैं वो औजार साधारण होते हैं। साधारण का मतलब ये मान के चलो नॉर्मल औजार होते हैं। और जो हमारे औजार काम में आते हैं ना, वो के वो औजार ये काम में लेते हैं। कोई एक दो भिन्नता हो तो वो बात अलग है। और जो हमारे औजार काम में आते हैं वो के वो औजार इनके काम में आते हैं। औजार साधन होते हैं। और औजारों का उनका निर्माण कौन करता है? औजारों का निर्माण गौड़ जनजाति में वहां का जो स्थानीय कारीगर होता है वही इन औजारों का निर्माण करता है। इनके प्रमुख औजार कौन कौन से? तो दत्ताली है, फावड़ा है, खुरपी है, तीर की नोक है, इत्यादि होते हैं। तीर की नोक आपको पता हो तो ये शिकार के लिए काम में लेते हैं। तीर की नोक को किस में काम लेते हैं? शिकार के लिए काम में लेते हैं। आगे देखो, ये लकड़ी से भी बना सामान काम में लेते हैं। किससे बना? लकड़ी से बना। और जो लकड़ी से बना सामान काम में लेते हैं वो स्वयं ही बना लेते हैं। जो लकड़ी से बना काम में लेते हैं
वो गौण जनजाति के लोग खुद ही बना लेते हैं, वो गौण जनजाति के लोग खुद ही बना लेते हैं, मैं आपको इसमें बताऊंगा। देखो, गौण जनजाति में चारपाइयां भी होती है, चारपाइयां भी होती है। गौण जनजाति में क्या होती है? चारपाइयां भी होती है। चारपाई मतलब खाट होती है और दरियां होती है। अब ये दरिया को काम क्या लेते हैं? एक तो बिछाने के लिए, जैसे हम खाना खाते हैं तो दरी बिछा के उसके ऊपर बैठे खाते हैं कि नहीं खाते, तो बिछाने के लिए। एक उसको किस काम में लेते हैं? सोने के लिए। एक उसको किस काम में लेते हैं? सोने के लिए। इनके बर्तन होते हैं वो मिट्टी से निर्मित होते हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे इन लोगों का संपर्क आधुनिक संस्कृति से हो रहा है, तो अब ये धीरे धीरे थोड़े बहुत लोग किसके काम में लेने लगे? स्टील के बर्तन भी काम में लेने लगे हैं। आगे बात में अब मैं वापिस बता देता हूँ आपको। देखो, पहले देखो निवास गृह। निवास गृह का मतलब, निवास गृह कहाँ रहते हैं? तो इनके जो निवास गृह होते हैं वो नंगले या पल्ली होते हैं। इसका मतलब है इनके जो निवास गृह होते हैं चित्र बित्र होते हैं, दूर दूर स्थित होते हैं, लेकिन वो एक ही बस्ती में बसे होते हैं या स्थित होते हैं। इनके मकान बनाने से पहले ये लोग मूर्त निकलवाते हैं, और मूर्त निकलवाने के बाद ये मुर्गे या बत्तख क्या देते हैं? बलि देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उसको शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये शुभ मानते हैं। मकान किससे बनाते हैं? तो मिट्टी या घास फूस से मकान बनाते हैं, मिट्टी या घास फूस से मकान बनाते हैं। आगे बात में, इनके मकान में क्या क्या होता है? इनके मकान में बरामदा होता है, रसोई होती है, पूजा घर होता है और कमरा होता है। ये इनका हो गया निवास गृह। अब आते हैं इनके औजार और बर्तन पे। देखो, तो इनके औजार होते हैं साधन अर्थात नॉर्मल औजार होते हैं, और इस जो गौण जनजाति के औजार होते हैं उनका निर्माण वहाँ का स्थानीय कारीगर करता है। जैसे औजार दत्ताली, फावड़ा, खुरपी, तीर की नोक, तो इनका निर्माण कौन करेगा? इनका निर्माण गौण जनजाति में स्थानीय कारीगर होगा वो करेगा, स्थानीय कारीगर होगा वो करेगा। आगे बात समझे, ये जो लकड़ी के सामान बनाते हैं, लकड़ी की कोई चीज़ बनाते हैं, वो ये खुद ही बना लेते हैं। जैसे स्थानीय कारीगर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे हमारे गांव में खाट बनाते हैं, तो लकड़ी की जो मतलब होती है पाइयाँ होती है वो तो मान लो खरीद के लाते हैं मार्केट से, और बाकी खाट हम खुद ही बना लेते हैं ना। मान लो सूत का बनाते हैं या निवार का बनाते हैं तो हम खुद ही बना लेते हैं, नहीं बनाते थे। वैसे ही ये लकड़ी का मतलब सामान होता है वही खुद ही बना लेते हैं। इनके टेबलें भी होती है लकड़ी की, इनकी लकड़ी की क्या होती है? टेबल भी होती है, ऐसी कोई बात नहीं, घर में इनकी लकड़ी की टेबलें भी होती है। और ये लकड़ी में मतलब सामान खुद ही बना लेते हैं। इनके घर में चारपाई होती है अर्थात खाट होती है, दरिया होती है, दरिया बिछाने के काम में आती है और सोने के काम में आती है। ये है। अब आगे देखो, समाज और संस्कृति, समाज और संस्कृति। तो देखो, इनका जो समाज होता है वो पितृसत्तात्मक होता है। इनका समाज कैसा होता है? पितृसत्तात्मक समाज होता है। बुजुर्ग व्यक्ति ही, यानी बुजुर्ग व्यक्ति ही परिवार का मुखिया होता है। बुजुर्ग व्यक्ति क्या होता है? परिवार का मुखिया होता है। अधिकांश गोंड होते हैं वो हिंदू है। अधिकांश गोंड कैसे हैं? हिंदू है। कैसे? हिंदू है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ गोंड, कुछ लोग क्या होते हैं? प्रकृति पूजक भी होते हैं। हम यहाँ पढ़ रहे थे
के सेवा विवाह, विनिमय विवाह, विधवा विवाह, हरण विवाह, हरण विवाह। कुछ लोग क्या होते हैं, प्रकृति पूजक भी होते हैं। गांव का जो मुखिया होता है, मुखिया को मुकद्दम कहते हैं या पटेल कहते हैं। गांव के चौकीदार को कोतवार कहते हैं। जो चौकीदार होता है उसे क्या कहते हैं, कोतवार कहते हैं। गांव का जो चौकीदार होता है उसे कोतवार कहते हैं। और जो गांव का पुजारी होता है या पुरोहित होता है उसको ये लोग देबारी कहते हैं। शरीर को जलाते हैं या उसका अंतिम संस्कार करते हैं। ये द्राविडियन भाषा परिवार से संबंधित है। जिसका मतलब है तमिल और कन्नड़। इन दो भाषाओं से इनका संबंध ज़्यादा है, तमिल और कन्नड़। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, फिर देखो। समाज पितृ सत्तात्मक होता है। पितृ सत्तात्मक का मतलब ये है कि पिता की मृत्यु के बाद जो भी उसकी संपत्ति होती है वो उसके पुत्रों में बांट दी जाती है। हमारे भी यही सिस्टम होता है कि जो जैसे पिताजी की मृत्यु हुई, पिताजी की मृत्यु के बाद मान लो 3, 4, 2 जितने भी पुत्र है वो सारी संपत्ति है वो अपने पुत्रों में समान रूप से बांट देते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति ही परिवार का मुखिया होता है। हमारे भी यही सिस्टम है। जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वही परिवार का क्या होता है, मुखिया होता है। उसी की बात सब मानते हैं। और गौण जनजाति में अनेक प्रकार के विवाहों का प्रचलन है, जैसे सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह, विधवा विवाह। अब मैं इनको बता देता हूँ क्या सेवा विवाह। जैसे मान लो मेरी शादी नहीं हुई है और मैं किसी लड़की के माता पिता की खूब सेवा करता हूँ, खूब सेवा करता हूँ। अगर मेरी सेवा से वो संतुष्ट हो गए तो उस लड़की के साथ मेरी शादी कर देंगे। और अगर वो मेरी सेवा से खुश या संतुष्ट नहीं हुए तो वो शादी नहीं करेंगे। तो ये है सेवा विवाह। विनिमय विवाह क्या है? विनिमय का मतलब है अदला बदली। विनिमय का मतलब क्या? अदला बदली। अर्थात विनिमय का मतलब ये है अट्टा सट्टा। अट्टा सट्टा। जैसे ये कोई भाई बहन है और ये कोई भाई बहन है, इस भाई की शादी मान लो इसकी बहन से हो जाए और इसकी बहन की शादी मान लो इसके लड़की के भाई से हो जाए, अर्थात अट्टा सट्टा। ये लड़की है, इसकी शादी इससे हो गई लड़के से, और इस लड़के की शादी इस लड़के से हो गई, अर्थात ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन, तो अदला बदली हो गई कि नहीं हो गई? अट्टा सट्टा ये विनिमय विवाह होता है। हरण विवाह क्या होता है? हरण विवाह का मतलब है जबरदस्ती उठा कर ले जाना, जबरदस्ती उठा के ले जाना। आगे बात हमने। विधवा विवाह क्या है? जैसे कोई लड़की है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो अब वो लड़की अपना जीवन आराम से व्यतीत करे, इसके लिए वो दूसरे से भी शादी कर सकती है। आगे बात हमने। ये सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह और विधवा विवाह। इन विवाहों का प्रचलन है वो किस जनजाति में? गौण जनजाति में है। आगे बात में। और जो इनके ये विवाह होते हैं, जो इनके ये विवाह होते हैं, ये जल स्रोत के निकट होते हैं। किसके निकट? जल स्रोत के निकट होते हैं। जल स्रोत के निकट होते हैं। और ये अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब है किसी दुख, अनिष्ट का मतलब है किसी दुख। जल स्रोत के निकट होते हैं और अनिष्ट से बचने के लिए, अर्थात किसी दुख या दुविधा से बचने के लिए रामधुनी का भी आयोजन करते हैं। किसका आयोजन करते हैं? रामधुनी का आयोजन करते हैं। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले गौण जनजाति के विवाह संपन्न होते हैं तो जल स्रोतों के निकट होते हैं। और जल स्रोतों के निकट ही मान लो विवाह हो रहा है तो किसी दुख, दुविधा या संकट से बचने के लिए या अनिष्ट से बचने के लिए किसका आयोजन करते हैं? रामधुनी का आयोजन करते हैं। अधिकतर गौंड कैसे है? हिंदू है। अधिकतर गौंड कैसे हैं? हिंदू है। लेकिन कुछ उसमें है वो प्रकृति पूजक भी है, प्रकृति पूजक भी है। आगे बात समझ में।
इनका यानी गौण जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? तो गौण जनजाति में गांव के मुखिया को मुकादम या पटेल कहा जाता है। गौण जनजाति में गांव के मुखिया को मुकादम या पटेल कहा जाता है। गांव के चौकीदार को क्या कहते हैं? जो गांव का चौकीदार होता है उसको कोतवार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कोतवार कहते हैं। और जो गांव का पुजारी या पुरोहित होता है उसको क्या कहते हैं? ये लोग देबारी कहते हैं। और मैंने आपको पहले बता दिया था दूलिया इनकी प्रमुख गायक जाति है। दूलिया गौण जनजाति की प्रमुख गायक जाति है। अगली बात समझे, शरीर को जलाते हैं। हिंदू है, शरीर को जलाएंगे, इसलिए जलाते हैं कि ये है ना आत्मा अमर है, अजर है, इसमें भी विश्वास करते हैं। आत्मा अमर है, अजर है, इसमें भी विश्वास करते हैं। और गोंड है वो किस भाषा परिवार से संबंधित है? ये आपके टॉपिक आएगा, उसमें विशेष बताएंगे आपको। तो गोंड है वो द्राविडियन भाषा परिवार से संबंधित है। किस भाषा परिवार से? द्राविडियन भाषा परिवार से संबंधित है। और द्रविडियन भाषा परिवार का संबंध किन से भाषाओं से? वापिस सुनना, गौण जनजाति का संबंध द्राविडियन भाषा परिवार से है। द्राविडियन भाषा परिवार से। और जो द्राविडियन भाषा परिवार है उसका संबंध विशेष तौर से दो भाषाओं से, एक तो तमिल से, एक कन्नड़ से। तो इसका मतलब ये हो गया कि गोंड है वो तमिल भाषा से बोलती है तो एक कन्नड़ बोलती है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो हिंदी भी बोलती है, गुजराती भी बोलती है, मराठी भी बोलती है, तेलुगु भी बोलती है। लेकिन इनका संबंध गौण जनजाति का जिस भाषा परिवार से है वो है द्राविडियन भाषा परिवार, अर्थात तमिल या कन्नड़ से है। आगे बात सुनने, आगे देखो, इसमें एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। इनका मतलब है ना, जो शिक्षा है ना, वो शिक्षा का स्तर बहुत ही कम है। शिक्षा का स्तर क्या है? बहुत ही कम है, अर्थात शिक्षा न के बराबर है इन लोगों में। इन लोगों में शिक्षा कैसी है? न के बराबर, अर्थात कोई मतलब नहीं, नगण्य है, नगण्य है। आगे देखो, ये कहानी है वो यही बता देता हूँ। इन लोगों में जो भगवान को मानते हैं, देवता को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, पूजा भी करते हैं, इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, इनके एक मतलब जैसे हमारे गांव में आते हैं ना, वो बताते हैं आप इस परिवार से संबंधित और आप ये थे, पहले ये थे, ऐसे बताते ही नहीं बताते। वैसे इनके भी बताते हैं। वो देखो क्या बताते हैं इनके ये बताते हैं कि पहले क्या, इनके भगवान ने जब इनको जन्म दिया, भगवान ने इनको जन्म दिया, अर्थात गौण जनजाति के भगवान ने जब इनको जन्म दिया था तब इनकी माता ने इनको बेसहारा छोड़ दिया था। माता ने कहा क्या कर दिया था? बेसहारा छोड़ दिया था। तो देवी पार्वती माँ ने इनको सहारा दिया था। जब इनके भगवान ने इनको जन्म दिया तो इनकी माता ने इनको बेसहारा छोड़ दिया, तो देवी पार्वती ने इनको क्या दिया था? सहारा दिया था। लेकिन शंभुदेव महादेव ने इनको क्या कर लिया था? एक गुफा में कैद कर लिया था। क्या कर लिया था? एक गुफा में कैद कर लिया था। तो गुफा में अगर इनको कैद कर लिया तो जिनकी सहायता से ये बाहर आए वो है लिंगम। किनकी सहायता से बाहर आए? इनका जो नायक है वो लिंगम है। लिंगम की सहायता से ये बाहर आए और अलग अलग क्षेत्रों में बंट गए, अर्थात 4 वर्गों में बंटे। अर्थात कितने वर्गों में बंटे? 4। और ये गौण जनजाति के 4 वर्ग ही मुख्य है। इनकी मान्यता के अनुसार गौण जनजाति कितने वर्गों में बंटी? गुफा से बाहर आए नायक लिंगम की सहायता से, तो 4 वर्गों में बंटी। और 4 वर्ग इनके क्या है? मुख्य वर्ग है। 4 वर्ग इनके क्या है? मुख्य वर्ग है। ये इनकी समाज और संस्कृति। पितृसत्तात्मक, पिता की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी होता है। ये मान लो, या ऐसे मान लो पिता की संपत्ति वो सभी पुत्रों में बंटवारा कर दी जाती है समान रूप से। बुजुर्ग व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है। इनमें सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह, विधवा विवाह आदि विवाहों का प्रचलन है। विवाह होता है वो जल स्रोत के निकट होता है और अनिष्ट से या दुख दुविधा से बचने के लिए रामधुनी का आयोजन करते हैं। अधिकांश गौण हिंदू है लेकिन कुछ प्रकृति की भी पूजा करते हैं। इनके मुखिया को मुकादम या पटेल कहते हैं, चौकीदार को कोतवार कहते हैं, पुजारी को पुरोहित कहते हैं। दूलिया गौणों की प्रमुख गायक जाति है। शरीर को जलाते हैं। ये किस भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविडियन भाषा परिवार से संबंधित है, अर्थात तमिल और कन्नड़ ज़्यादा बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। गुजराती भी बोलते हैं, मराठी, हिंदू, तेलुगु सब बोलते हैं। ये शिक्षा का स्तर इनमें न के बराबर है। शिक्षा के स्तर इनमें न के बराबर है, अर्थात शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। और भी बहुत है, मैं बता देता हूँ। पहले अपना टाइम पास करने के लिए 2 गौंड आपस में लड़ते थे या मान लो युद्ध करते थे, उससे ही अपना टाइम पास करते थे। एक चीज़ और है, 2 गौंड आपस में लड़ते थे, टाइम पास करते थे। ये क्या करते हैं? पूर्णिमा की रात को स्त्रियाँ और पुरुष दोनों साथ नाचते हैं, साथ उत्सव मनाते हैं, रात्रि जागरण करते हैं,
रात्रि जागरण करते हैं, बलि भी देते हैं, देवताओं में विश्वास भी करते हैं, आत्मा में विश्वास करते हैं आदि, ये समाज और सेक्स करती है गौण जनजाति। अब आता है वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन तो ये ज्ञान रखना, वातावरण, ये इनकी समाज और संस्कृति हो गई जो हमने पढ़ ली थी। अब है वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन क्या था, देखो, जिस क्षेत्र में या जिस जगह मनुष्य निवास करता है मनुष्य उसके अनुकूल हो जाता है। जैसे हम यहाँ निवास कर रहे हैं तो गर्मी है तो हम गर्मी के अनुकूल हो गए, अगर हमारे यहाँ सर्दी आती है तो हम सर्दी के अनुकूल हो जाते हैं। उसी प्रकार गौण जनजाति है, गौण जनजाति पहाड़ी इलाकों में या पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। तो इसका मतलब ये है कि गौण जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों के अनुकूल हो गई है, अर्थात वो वातावरण उनके लिए अनुकूल है। तो इन्होंने वातावरण के प्रति क्या बना रखा है, समायोजन बना रखा है। अब हमने सब पढ़ लिया था। अब लास्ट है इसमें, वो है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क, वो देखो, आधुनिक संस्कृति से संपर्क। देखो, गौण जनजाति का आधुनिक संस्कृति से संपर्क। तो गौण जनजाति मैंने कहा था शिकार करती है, थोड़ा बहुत करती है। अब वो भी भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया तो उसको भी क्या है, वो धीरे धीरे वो भी बंद होने लगा, वो भी बंद होने लगा तो है। अब ये लोग क्या करने लगे, अब ये लोग करने लगे एक तो कृषि, क्या करने लगे, कृषि, अर्थात शिकार की परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसका स्थान मैंने आपको बताया था किसने ले लिया, कृषि ने। और कृषि में भी कौन सी, स्थानांतरित कृषि। कृषि में भी कौन सी, स्थानांतरित कृषि। और ये लोग क्या करने लगे, अब ये लोग जहाँ भी उद्योग है, फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें ये लोग रोजगार करने लगे। उद्योग है, रोजगार है, उसमें ये लोग क्या करने लगे, रोजगार करने लगे, अर्थात मजदूरी करने लगे। क्या करने लगे, मजदूरी करने लगे हैं। जब ये लोग मजदूरी करने लगे हैं तो ये उद्योगों के, जैसे मान लो कोई ये उद्योग है, ये उद्योग है, उद्योग में लोग मजदूरी करने लगे। तो मजदूरी करने के लिए ये तो है नहीं कि 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर रोज आए या जाए। तो इन्होंने क्या है, इस उद्योग के आसपास ही अपना क्या बना लिया, निवास बना लिया है। उद्योग या फैक्ट्रियों के आसपास ही अपना क्या बना लिया है, निवास बना लिया है। अब जब इन्होंने अपना निवास बना लिया तो यहाँ बताओ परिवहन की सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मिल रही है। तो इनकी परिवहन की सुविधा में विकास हो रहा है, संचार की सुविधाएं मिल रही है, इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, इनके आसपास अस्पताल बन गए हैं, ये रेल सेवा से जुड़ गए हैं आदि। तो अब देखो, जब ये लोग आकेट से कृषि करने लगे, कृषि में भी स्थानांतरित कृषि, अब ये धीरे धीरे लोग उद्योग, फैक्ट्रियों या छोटे छोटे समूह की मान लो लघु इकाइयाँ हैं, वहाँ ये मजदूरी करने लगे। जब ये लोग मजदूरी करने लगे तो उसके पास ही अपना आवास बना लिया। और पास में आवास बनने से इनके रेल सेवा में, अस्पताल में, परिवहन में, संचार में, शिक्षा में आदि में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। आदि में क्या हुई है, वृद्धि। और गवर्नमेंट ने क्या किया, एक गवर्नमेंट ने एक प्रथा थी वो प्रथा बंद कर दी है। वो कौन सी प्रथा, वो है कबाड़ी प्रथा। कौन सी प्रथा, कबाड़ी प्रथा। कबाड़ी प्रथा क्या, मैं बता देता हूँ। देखो आप, जैसे मान लो मैंने किसी से पैसे लिए, मैंने क्या लिए, इस सेठ से मान लो पैसे लिए, मैंने इस सेठ से पैसे ले लिए। अब ये क्या सेठ, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, ये मेरे ब्याज पे ब्याज लगाता जा रहा है और ब्याज पे ब्याज लगाते जा रहा है। तो अब क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे है ना मेरे को एक नौकर बना लिया। अब जब तक मैं इसका पूरा पैसा नहीं चुका सकता तब तक मैं इस आदमी को छोड़ नहीं सकता, इस आदमी को छोड़ नहीं सकता। तो अब क्या किया है, ये जो प्रथा होती है वो कबाड़ी प्रथा होती है। कबाड़ी प्रथा का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति से अगर मैंने पैसे लिए, अब जब तक मैं मूल और ब्याज उसका नहीं चुकाऊंगा
तब तक मैं उस व्यक्ति को छोड़ नहीं सकता, और जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं तो मेरा आर्थिक शोषण होगा, सामाजिक शोषण होगा, राजनीतिक शोषण होगा और मानसिक शोषण होगा। इस शोषण को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? बंद कर दिया। तो अब आपसे पूछ ले, गौंड जनजाति में किस प्रथा पर गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो गवर्नमेंट ने कबाड़ी प्रथा पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। किस प्रथा पर? कबाड़ी प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगे बात में आगे देखो, गवर्नमेंट ने इनके और क्या क्या किए। जो गौंड जनजाति है, गौंड जनजाति को गवर्नमेंट ने अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित कर लिया है। गौंड जनजाति को गवर्नमेंट ने किस जनजाति में सम्मिलित कर लिया है? अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित कर लिया है। जब गौंड जनजाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित कर लिया है तो गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं इनको मिल रही है, चाहे वो खान पान हो, रहन सहन हो, वेशभूषा हो, अनाज हो, रोजगार हो या सरकारी सेवा हो, अस्पतालों में इलाज हो, शिक्षा हो, ये सब इनको मुफ्त दे रही है। अर्थात इनको मुफ्त इसलिए दे रही है ताकि ये लोग, ये गौंड लोग वर्तमान समाज और संस्कृति से जुड़ जाए, वर्तमान समाज और संस्कृति से जुड़ जाए। अब आपको पता हो तो इनमें शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा है। इनमें किसका स्तर बढ़ रहा है? शिक्षा का स्तर। और शिक्षा का स्तर बढ़ने का प्रमुख कारण है इनको कर लिया अनुसूचित जनजाति में शामिल। अनुसूचित जनजाति में गवर्नमेंट देती है शिक्षा फ्री, और साथ में ये मजदूरी करने लगे उद्योग और फैक्ट्रियों में। तो इनके आसपास स्कूल हैं तो ये अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तो इसका मतलब है गौंड जनजाति में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। आगे बात में ये इसकी हो गई समाज और संस्कृति। अब इसमें प्रश्न किस प्रकार का आएगा? प्रश्न फिक्स है इसमें। देखो, हमने 4 जनजातियां पढ़ी है। एक तो एस्किमो, एक हमने पढ़ी है बुशमैन, एक हमने पढ़ी है भील और एक हमने पढ़ी है गौंड। ये 4 जनजातियां पढ़ी है हमने। अब क्या करेंगे? प्रश्न एक देंगे, यानी या तो एक एस्किमो का नाम लिख दिया, बुशमैन का लिख दिया, भील का लिख दिया या गोंड का लिख दिया। 4 जनजातियों में से एक का नाम लिख देंगे या 2 का नाम लिख देंगे। और प्रश्न क्या पूछेंगे? वो प्रश्न देखो, वो प्रश्न क्या पूछेंगे आपसे। प्रश्न 2 तरीके से पूछेंगे। प्रश्न 2 तरीके से। वो 2 तरीका कौन कौन सा? देखो, पहला तरीका तो यह है कि एस्किमो जनजाति के, उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, एस्किमो जनजाति के निम्नलिखित बिंदुओं पर टिप्पणी करो, टिप्पणी करो। अब उसमें क्या दे देंगे? निम्नलिखित बिंदु क्या देंगे? पहला देंगे निवास क्षेत्र, दूसरा बिंदु क्या दे देंगे? आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप। तीसरा बिंदु क्या देंगे? तीसरा बिंदु देंगे समाज व संस्कृति, समाज व संस्कृति। सीधा प्रश्न ये दे दिया कि एस्किमो जनजाति के निम्नलिखित बिंदुओं पर टिप्पणी करो। तो इसमें पहला क्या दे दिया? निवास क्षेत्र। अब आपको कैसे बताना है? आपको प्रश्न संख्या मान लो ये 30वां है, क्वेश्चन नंबर 30 लगाओ, बीच में लिखो एस्किमो जनजाति, उसके बाद 1 नंबर लगा के लिखो निवास उत्तर में, और निवास में लिखो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया, इन क्षेत्रों में निवास करती है। आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप में लिखो आखेट, शीतकालीन आखेट, ग्रीष्मकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट को लिखो 2, इतुरपाग, मऊपाग, उनका वर्णन करो। फिर लिखो ग्रीष्मकालीन आखेट, तो उसका वर्णन करो। फिर लिखो समाज और संस्कृति, ये किन समूह में रहते हैं, इनकी समाज और संस्कृति क्या, ये वर्णन करना। यह प्रश्न कैसे देंगे? यह प्रश्न इस प्रकार दे देंगे, जैसे एक तो एस्किमो तो आ गया, जैसे उदाहरण बता रहा हूं, एक और साथ में जनजाति जोड़ दिया, एस्किमो वे बुशमैन जनजाति, यानी एस्किमो वे बुशमैन दोनों जनजातियों में से किसी एक जनजाति के निम्नलिखित बिंदुओं पर टिप्पणी करो। एस्किमो व बुशमैन जनजातियों में से किसी एक जनजाति के निम्नलिखित बिंदुओं पर टिप्पणी करो, ये प्रश्न आएगा। तो इनमें यही क्षेत्र दिए होंगे, यही क्षेत्र दिए होंगे। तो आपको विशेष तौर से इसमें क्या आना चाहिए? निवास क्षेत्र आना चाहिए,
आर्थिक क्रियाकलाप आना चाहिए और समाज में संस्कृति आना चाहिए। और ये प्रश्न 2 साल हो गए पूछा जा रहा है, इस बार भी यही प्रश्न पूछा जाएगा। अब वो ये नहीं कह सकता मैं किसका पूछे, चाहे वो एस्किमो का पूछे, बुशमैन का पूछे, भील का पूछे या गोंड का पूछे, इनमें से चारों में से एक का पूछेंगे। ये इसी प्रकार का प्रश्न पूछेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।